कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया है और अब अगली सुनवाई 28 मई को होगी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंटरवीनर जया ठाकुर के एडवोकेट साथ में हैं। वरुण जी, सबसे अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इतनी टिप्पणियां की हैं, अब भी क्या ऐसे मामले आते रहेंगे? जैसा कि राजनेता आमतौर पर बयान देते हैं और फिर मामला अदालत तक पहुंचता है। इस मामले को लेके पूरा देश टिप्पणी कर रहा है, पूरा देश आक्रोशित है। उसके बावजूद भी इनको मंत्री पद से नहीं बर्खास्त किया जा रहा है। ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि इनके जो एक कृत्य है इससे पूरा देश आहत है और शर्मसार हुआ है, पूरा देश आहत। और ऐसे समय पे, जिस समय पे पूरा देश एकजुटता का परिचय दे रहा था और हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए थे जहां युद्ध की स्थिति बनी थी, बल्कि युद्ध हो ही रहा था, इस दौरान इस तरीके का स्टेटमेंट आना एक बड़ा दुर्भाग्यजनक है। जिसमें हाई कोर्ट ने तुरंत सुमोटो लिया, सुमोटो लेके डायरेक्शन दिया कि आप इनके खिलाफ, डीजीपी से बोला कि आप इनके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड करें और इस तरीके से करें और इन धाराओं में करें। उसके बावजूद भी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी इस तरीके से एफआईआर नहीं लिखी गई और बल्कि एक्यूज को श्री करके भी संबोधित किया। ये भी एक दुर्भाग्यजनक था। आज जब उनके वकील के द्वारा ये कहा गया कि हमारा जो क्लाइंट है विजय शाह, वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, माफ़ी मांग भी चुके हैं और फिर अनकंडीशनल अपोलाइज यहाँ पे भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये घड़ियाली आंसू है। 12 तारीख की घटना है, 19 तारीख हो गए, इस तरीके का कोई भी एक्ट नहीं दिखा। और जिस तरीके की माफ़ी की बात आप कर रहे हैं वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से यदि कोई आहत है तो हम उसके लिए शर्मिंदा हैं या माफ़ी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए, चूंकि राज्य सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया कि आखिर अब तक वो मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन एक एसएचओ लेवल पे की जा रही थी, उस पर भी चिंता जताई। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें से 3 आईपीएस लेवल के व्यक्ति होंगे, जो सीनियर आईपीएस आईजी लेवल का व्यक्ति उसको हेड करेगा। और उसमें एक वुमेन आईपीएस मैंडेटरी होंगी और ऐसे आईपीएस होंगे जो मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे। ये एक अच्छा स्टेप था सुप्रीम कोर्ट का। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को उन्होंने कहा मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, पर हमारा क्लोज वॉच इस पे रहेगा और 28 तारीख को इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है सुप्रीम कोर्ट में। पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, सब्जेक्ट टू कोऑपरेशन। वैसे भी अगर गिरफ्तारी सीधे तौर पर तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष से ही अनुमति लेनी पड़ती, तभी गिरफ्तारी की जा सकती थी। नहीं, गिरफ्तारी अगर ये जिस तरीके की सेक्शंस हैं, वन ऑफ द सेक्शन में तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है, सेक्शन 152 में, तो पर सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है सब्जेक्ट टू कोऑपरेशन। मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया उस मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर भी किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए वैसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक हेट स्पीच को लेकर एक जजमेंट पास कर रखा है, उसके हिसाब से इमीडिएटली स्टेट को स्वतः एफआईआर रजिस्टर्ड करनी चाहिए थी। बल्कि इस मैटर में तो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया, उसके बावजूद भी वैसे ही कार्रवाई नहीं हुई जैसे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना एडवोकेट वरुण ठाकुर साहब को, जो इस मामले में इंटरवीनर दया ठाकुर के वकील हैं, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इंडिकेट किया है एसआईटी को भी कि ये उनके लिए एक लिटमस टेस्ट है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी में शामिल शीर्ष पद पर बैठे जो आईएएस अधिकारी हैं वो इस मामले में किस तरह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सबमिट करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।